सहयोगी अमन हमारे साथ मौजूद है। अमन, आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन इस सवाल के साथ भी कि शून्य से शिखर का सफर तय करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह मुमकिन कर दिखाया। उन चुनौतियों के साथ पार करते हुए उन्होंने हर मोर्चे पर मिसाल कायम की। ओवर टू यू अमन। बिल्कुल सबीना, लेकिन आपकी बात का जवाब देने से पहले ये बताते हुए कि मुझे भी निमंत्रण जो है ये आ चुका है। देखिए, द प्रेजेंस ऑफ अमन चोपड़ा इज रिक्वेस्टेड at the swearing in ceremony of the Prime Minister of India and the Union Council of Minister at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, Sunday, June 9, 2024 at 7:15। मतलब ये आप समझिए कि ये वाकई हम पत्रकारिता कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से ये आज का क्षण जो है ना, तो आज़ाद भारत के इतिहास का, स्वतंत्र भारत के इतिहास का, जो बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है कि 60 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 साल में दूसरे ऐसे नेता जिन्होंने 10 साल का अपना सरकार जो चलाई, पूर्ण कार्यकाल पूरा किया, और फिर तीसरी बार जो है वो वापस लौट रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो रिकॉर्ड जो ये हम बता रहे हैं कि इस इतिहास के हम लोग भी साक्षी बनेंगे। दूसरा रिकॉर्ड जो है वो है कि पहले गैर कांग्रेसी नेता आज़ाद भारत के इतिहास में जो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमिताभ जी, आपका भी पास ये देखिए भाई, न्यूज़ 18 इंडिया की पूरी टीम जो है, अमिताभ जी वहाँ पर होंगे, मैं वहाँ पर होऊंगा, और पूरी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है वहाँ पर होगी। अमिताभ जी, इतिहास बनने जा रहा है और आप और हम वहाँ पर साक्षी बनेंगे। बिल्कुल। अगर आप अभी नेहरू की बात कर रहे थे, तीसरा टर्म क्यों मिला? आज़ादी पाई थी। हाँ। युवा एज ग्रुप था, बुजुर्ग एज ग्रुप था, मतलब मिडिल एज भी लोग थे, सब एक सुर से थे, भैया इन्होंने आज़ादी दी है, यहाँ देना है। हाँ। काम ठीक है, देश में डैम्स बन रहे थे, तरक्की हो रही थी थोड़ी थोड़ी, कई सवाल अब उठने लगे उनको लेकर। आप मेरे से वरिष्ठ अमिताभ जी, लेकिन फिर मैं पलट के पूछ लूंगा ना, उस वक्त क्या चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी बात है अभी की चुनौती, हर बार आपका आयु वर्ग बदल रहा है, नया वोटर शामिल हो रहा है, उनको लुभाना है। जो रूरल इंडिया में विकास नहीं पहुंच रहा है उनको लुभाना है। तो जब तक आप भरोसा नहीं जताओगे जनता के बीच कि आप काम कर रहे हो, तीसरा टर्म पाना मुझे लगता है आने वाले 100 साल तक ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा देखिए, इसको लेकर भी जो तुलना बार बार की जाती है नेहरू से, अमिताभ जी, मेरी थोड़ी ना उससे ना इत्तेफाकी इस लिहाज से हो जाती है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री पहली बार बने थे तो गांधी जी ने पटेल को नज़रअंदाज करके उन बनाया, तो वो सिलेक्टेड थे। शायद एक बार रिसर्च करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, आज़ाद भारत के इतिहास में मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो प्रोजेक्टेड थे। इसके अलावा आप नेहरू, आप इंदिरा गांधी, गुंगी गुड़िया सिंडिकेट, नेहरू, फिर राजीव, फिर मनमोहन, तो प्रोजेक्टेड तो पहले प्रधानमंत्री हुए ना। 22 साल हुए ना उनके चुनकर, एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में। पौने 23 साल ये भी एक अलग रिकॉर्ड है, क्योंकि कोई भी आज तक पौने 23 साल तक लगातार बिना हारे हुए चुनावी लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव में ऐसे 23 साल का रिकॉर्ड है। आप उठाकर देख लेना, कोई भी नेता ऐसा नहीं जीत पाया था। आप सोचिए, पौने 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री, 4 बार शपथ। अच्छा, इन आंकड़ों को जरा ध्यान दीजिएगा। आज जो अमिताभ जी शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, वो 7वीं बार लेने जा रहे हैं। आप इतिहास खंगाल लीजिए कि 4 बार मुख्यमंत्री के तौर पर और तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर आज तक किसी नेता ने प्रशासनिक अनुभव के लिहाज से, जो प्रशासनिक अनुभव के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रिकॉर्ड है, वो नेहरू को भी, और नेहरू के जो रिकॉर्ड की बार बार बात की जाती है, तीसरे जब वो जीत कर आए तो उसमें उनका वोट शेयर कम हुआ था, वो भी इतिहास है। और सबसे बड़ी चीज़ जो बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में चुनकर आए तो वो प्रोजेक्टेड थे। इसके अलावा आप नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन, सब सेलेक्टेड थे, और वो इतिहास बताना बहुत ज़रूरी है। अमिताभ जी, बिल्कुल। कांग्रेस में तो आप नॉमिनेट हो रहे हो, कांग्रेस में आप सेलेक्ट हो रहे हो कि आप इसको बनना है। जब आपस में लड़े थे, नरसिम्हा राव को बना दिया उन्होंने, 5 साल सरकार चला ली, तो इतिहास गवाह है कि वहाँ कैसे चल रहा था। लेकिन कोई दोबारा चुनकर आ नहीं पाता था। इंदिरा गांधी को छोड़ दें तो, उसके बाद शायद नेहरू और इंदिरा को छोड़ दें तो दोबारा शायद कोई चुनाव जीत कर नहीं आया। लेकिन नरेंद्र मोदी, मैं फिर बोल रहा हूँ, लोकतंत्र के इतिहास में चुनाव जीतने वाले ऐसे शासनाध्यक्ष हैं जो हर बार चुनाव जीते हैं और अब 25 साल पूरे करेंगे, तो मुझे लगता है ये अभूतपूर्व है। एक और रिकॉर्ड बना है, वैसे आप बता दो। ऑपोजिशन का रिकॉर्ड बना है सबसे लंबे समय तक, कांग्रेस का रिकॉर्ड सबसे लंबे समय तक विपक्ष में बैठने का, इससे पहले 8 साल का था। 8 साल एक साथ जो है कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी थी, ये मोदी जी के टाइम में ये भी एक नया रिकॉर्ड जो है। 15 साल, अब लगता है 15 साल पूरा होगा। और मोदी जी ने 34 तक का बोल, 34 तक नहीं, उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया था कि 2047 तक हम रहेंगे। चलिए सबीना, वो रहे ना रहे। जी सबीना,
अमन, ये रिकॉर्ड की वो फहरिस्त है और इसमें अनगिनत फहरिस्त तो ये भी है जब वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित भी किया गया है। और जानकारी इस बीच हम अपने दर्शकों को ये भी दे रहे हैं क्योंकि आज शाम एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने नजर आने वाली है। अमन, इस बीच हम क्योंकि रिकॉर्ड्स का जिक्र कर रहे हैं और इस रिकॉर्ड्स में स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री भी वो बने। आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स का जिक्र यहाँ पर किया है। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित 9 बार करने वाले प्रधानमंत्री भी वो बने। अनगिनत है, लेकिन ये भी बता दिया कि किसी पद तक पहुंचने के लिए मेहनत, संघर्ष की जरूरत होती है। ये भी उन्होंने साबित कर दिया। सिर्फ रणनीति की नहीं, उस संघर्ष की जरूरत होती है जो जमीनी स्तर पर जन जन तक पहुंच पाए। बिल्कुल सबीना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए नतीजे आए ना आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल 10 साल का रोड मैप देश के सामने पहले रख दिया था। ये शायद संभवतः पहली बार हुआ कि नतीजों से पहले ही मोदी 3.0 की चर्चा होने लगी थी देश में। आप कहीं पर भी बात करिए, मीडिया इंटरव्यूज में हर जगह बात करिए, नतीजों से पहले मोदी 3.0 की चर्चा होने लगी थी। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ना 29, 34 बल्कि 47 की बातें की जा रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य से जब निर्धारित कर दिया है कि विकसित भारत 2047 और अगली युवा पीढ़ी, आपने देखा होगा अमन किस तरह से युवा पीढ़ी के बीच गए, यूट्यूबर्स के बीच में गए प्रधानमंत्री, किस तरह से जो क्या बोलते हैं जिसे जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनके बीच जाकर बैठे, जो युवा जो नए यंग इनोवेटर्स के बीच में जाकर बैठे। तो ये उनका आउटरीच था यूथ के ऊपर। जानते हैं कि आजकल अभी जो 14 साल का यूथ है, 15 साल का बच्चा है, वो अगली बार वोट करेगा और ये वोट करेगा, वो देखेगा प्रधानमंत्री कैसे हमारे बीच हमारे ही लाइक में। ये क्यों नैरेटिव कहाँ से बन रहा है? मैं सबीना आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल छोटा सा, ये नैरेटिव क्यों बन रहा है कि हार गए मोदी, ब्रांड मोदी पर चोट हो गई और ये मोदी के खिलाफ जनादेश है? राहुल गांधी, सारे खड़गे जी, सबका ये कहना है कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। इतना ही खुश होता विपक्ष तो शायद वो भी सत्ता में होता, नहीं तो 232 ही लाए हैं ना। बीजेपी की 240, अपनी 240 है। एनडीए को जनता ने जनादेश दिया है, जो प्री पोल अलायंस था। जो प्री पोल अलायंस को जनादेश मिल रहा है तो उसको कोई इसमें शक शुबा होना ही नहीं चाहिए किसी को कि ये 5 साल तक शासन नहीं करेंगे। और आपने देख लिया किस स्मूथली, किस आसानी के साथ कैबिनेट मंत्रिमंडल का अभी शपथ ग्रहण होने जा रहा है। ना जेडीयू हंगामा कर रहा है, ना टीडीपी हंगामा कर रहा है, सबके अपने अपने कैंडिडेट आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष धीरे धीरे ना अब एक दूसरे का ही सर खाएगा। मुझे जेडीयू के कोटे में 2 पोर्टफोलियो मंत्री पद, टीडीपी के कोटे में 2 मंत्री पद, सारे सहयोगियों को इसमें अकोमोडेट करके एक सशक्त, जो प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, बहुमत भी सर्वमत भी, तो बहुमत के साथ साथ सर्वमत वाली सरकार आने वाले 5 साल में देखने को मिलेगी। सबीना, लौटेंगे आपके पास समन, क्योंकि आज की इस तस्वीर को महज तस्वीर के हिसाब से नहीं, हिंदुस्तान में किस तरह से एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है और वैश्विक स्तर पर इसकी गूंज सुनाई देगी, वो भी आपसे, इस रणनीति को भी आपसे समझेंगे। लेकिन इस बीच मोदी कैबिनेट पर सूत्रों की बड़ी खबर आ रही है, उसे पहुंचाना भी बेहद जरूरी है। खबर दरअसल ये है कि सीसीएस वाले मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, यानी गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय बीजेपी के खेमे में ही आएंगे। ये बीजेपी के पास रहेगी। देखिए, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को जीत हासिल हुई है। हालांकि बीजेपी ने इस बार भले ही पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया, लेकिन जिस आंकड़े को छुआ है उसने ये जरूर बताया है कि विश्वास जनता का बीजेपी के साथ है, बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के साथ है। और सीसीएस वाले जो मंत्रालय हैं वो बेहद खास हो जाते हैं, क्योंकि ये देश की दिशा तय करते हैं, दशा तय करते हैं। बड़े फैसले इनके जरिए जब आते हैं सामने तो वो पूरे देश में असर डालते हैं, महज किसी राज्य पर नहीं। और ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दें कि कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आवास पर एक डिनर का आयोजन करने वाले हैं। और डिनर में बीजेपी के सभी सांसद मौजूद रहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वैसे जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 5 राज्य समेत 2 केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, जिसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। इसके अलावा जानकारी आप तक पहुंचा दें कि केंद्र शासित प्रदेशों जिक्र करें तो दिल्ली, अंडमान निकोबार में भी जीत यहां पर बीजेपी को हासिल हुई है। और इसी के साथ कहा जा सकता है कि डिनर जब ये होगा तो आपसी सहयोग की वो तस्वीर सामने आएगी, जहां पर कोशिश यही होगी कि हर कदम मिलकर साथ आगे बढ़ाया जा सके। सबका विकास, सबका साथ, मोदी की गारंटी की जो नारा हमने यहां पर प्रभावशाली स्लोगन देखा है, उसे लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार आगे बढ़ सके, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है।